नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, आलोचक और लेखन की विभिन्न विधाओं के माहिर एक बड़ी शख्सियत पंकज बिष्ट जी हैं। आपने दर्जन भर किताबें लिखी हैं, आधे दर्जन से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। समयांतर जैसी बड़ी पत्रिका का आज भी आप संपादन कर रहे हैं। नई पीढ़ी को आपने जो पत्रकारिता में कार्य किया वो प्रेरित करता है, आपका लेखन प्रेरित करता है। आपका लेखन अपने आप में एक मील का कदम है। इन सभी बातों पर मैं बिष्ट जी आज हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करूंगा। स्वागत है बिष्ट जी आपका। नमस्कार जी। सर, आपने करीब आधी दर्जन से ज़्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया है। आप सरकारी योजना जैसी बड़ी पत्रिका या आकाशवाणी जैसी पत्रिका का संपादन आपने किया और उसके बाद आप समयांतर पत्रिका का आप संपादन कर रहे हैं। तो कितना दोनों में अंतर है और जो प्राइवेट पत्रिकाएं हैं और जो सरकारी मैगज़ीन हैं उनको चलाने में कितना अंतर आपको लगता है? देखिए, मैंने दर्जन भर पत्रिकाओं को तो नहीं, लेकिन मूलतः 3-4 पत्रिकाओं में रहा और वो सरकारी थी। और जो बाकी पत्रिकाएं हमने निकाली हैं वो निजी प्रयत्नों से निकली और समयांतर उसमें थी। जैसे मूलतः मैं आजकल हिंदी में रहा, मैं योजनाएं अंग्रेजी में रहा, आकाशवाणी में रहा। ये तो मूलतः मैंने सरकारी जो मिनिस्ट्री की पत्रिकाएं थी उनमें रही। फिर संपादक के रूप में समाचार संपादक में मैं न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में रहा जी, और और वहाँ मैं एडिटर भी रहा और कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा। ये मैं वहाँ रहा। तो ये है। अच्छा, अब एक्चुअली जब आप किसी भी संस्थान के साथ काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, उसके अपने ध्येय होते हैं कि वो किस तरह से चलाएगा, क्या उनके लक्ष्य हैं, क्या वो प्रचार के लिए हैं, क्या वो लाभ के लिए हैं, क्या वो आदर्शवादी तरीके से चलाई गई हैं। कुछ लोग इस तरह से भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिसको कहते हैं, विचारधारात्मक जो प्रतिबद्धता हैं उसके कारण। तो इस तरह की भिन्नताएं उनमें लगातार रहती हैं। तो सरकारी पत्रिकाओं में मेरा सौभाग्य था। जो भी पत्रिकाएं थीं वो स्पष्ट रूप से वो डिफाइन थी कि किस विषय की वो है। जैसे उदाहरण स्वरूप योजना इस तरह की पत्रिका थी। मैं और योजना अंग्रेजी में रहा। योजना इस तरह की पत्रिका थी जो प्लानिंग से संबंधित थी, अर्थशास्त्र के विषय थे वो। जहाँ तक सवाल है, फिर एक और दूसरी पत्रिका थी बिल्कुल पोल्स अपार्ट जिसको बोलते हैं, वो आकाशवाणी ग्रुप का आकाशवाणी पत्रिका थी। आकाशवाणी पत्रिका उन दिनों, क्योंकि जब तक रेडियो महत्वपूर्ण था, तो रेडियो के लिए के श्रोताओं के लिए आकाशवाणी पत्रिका निकाली। वो कहलाता था आकाशवाणी ग्रुप ऑफ जर्नल्स। जो आकाशवाणी ग्रुप ऑफ जर्नल्स था उसमें कई पत्रिकाएं उस तरह की, वो प्रोग्राम की पत्रिका थी प्लस उसमें प्रोग्राम थे। तो वो जो पत्रिका थी वो बंगला में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, इतनी भाषाओं में अलग अलग जगह से वो निकलती थी। और मूलतः वो उनके उसमें प्रोग्राम के अलावा संगीतकारों के और नाटककारों के और जो भी पार्टिसिपेंट होते थे उनके प्रचार थे। अब आए आजकल ऐसी पत्रिका थी जो कमोबेश पूरी तरह से साहित्य और संस्कृति को समर्पित थी, पूरी तरह से उसी के लिए थी। तो उसमें चूँकि मैं मूलतः लेखक रहा हूँ और वो भी उसमें भी कथाकार रहा हूँ, तो कथा लेखक रहा हूँ कहना चाहिए, तो वो उसमें मेरी रुचि ज़्यादा बेहतर थी, मैं उसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था। वैसे ये भी मेरा सौभाग्य था कि जब मैंने जैसे प्रकाशन विभाग में मैं गया, जब मतलब नौकरी पे लगा तो मैं प्रकाशन विभाग ही गया। प्रकाशन विभाग में मैं गया तो मुझे थोड़े दिन बाद, क्योंकि ये बात जानते हुए भी, क्योंकि मैं उससे पहले मेरी कहानियाँ छप चुकी थी, तो जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह जो उन दोनों की बड़ी पत्रिकाएं थी उनमें एक आध मेरी कहानी छप चुकी थी। मैं तब 22-23 साल का था। तो वो मैं वहाँ एक जगह थी, तो मुझे उन्होंने साथ संपादक ने मुझे कहा कि आप इनको लिख लीजिए जाए। तो मैं वहाँ उप संपादक और सहायक संपादक के रूप में रहा। तो वहाँ मैं चला गया। वहाँ में क्या कहा जाए, वहाँ
जो मेरा अनुभव रहा उन लेखकों से मिलने का, जो साहित्य के बृहत्तर साहित्य समाज था, इस सब के बावजूद कि वो सरकारी पत्रिका थी, उससे हिंदी का जब तक मैं रहा हूँ मतलब शुरुआत में कम से कम वो बहुत बड़ा समुदाय उससे जुड़ा हुआ था। उसमें दिनकर के भी छपे हुए हैं, उनमें अपने गोविंद वल्लभ पंत भी हैं, उसमें सुमित्रानंद पंत हैं, मतीचंद्र गुप्त हैं, आप कोई नाम ले लीजिए जो उसमें नाम, वो बच्चन हैं। बल्कि मैं जब नौकरी गया ही गया था, मुझको हरिवंश राय बच्चन का साक्षात्कार करना पड़ा, तो वो साक्षात्कार मैंने किया। तब उनका बेटा ये जो अमिताभ बच्चन है, तब उसको पहली फिल्मों में आया था, आनंद फिल्म आने वाली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम देखना, वो आई हुई है। खैर, तो ये रहा। तो वहाँ जो साहित्य का जो अनुभव मिला, और साहित्य से जो मैं पहले से मेरा जुड़ाव था, कमिटमेंट था, वही मैं साहित्य पढ़ा हुआ था। मैं MA भी साहित्य में किया, अंग्रेजी साहित्य में। तो वो जो साहित्य के प्रति मेरा उसमें मैं जुड़ा रहा, वही करता रहा। तो मेरे से पहले उसमें कई जाने माने लोग रह चुके थे। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था वो देवेंद्र सत्यार्थी थे, उसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार थे, उसके बाद ये अपने क्या नाम था, गुप्त जी, मनमथनाथ गुप्त भी रहे थे। तो कहते वो लोग रह चुके थे। और उन दिनों हमारे जो एडिटर थे वो केशव गोपाल निगम थे, वो भी खुद साहित्यकार थे, कथाकार थे। वो कि वो उस तरह, अब ठीक है जब हम साहित्य में आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब टॉप पर पहुँचे, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदना है और रचनात्मकता है और आप चीज़ों को समझते हैं तो आप अच्छे संपादक भी होते हैं और आपका रुचि भी रहती है। तो खैर, तो ये सारे लोग, और वो सबको जानते भी थे, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं फिर मेरे साथ वहाँ श्रवण कुमार आए, फिर द्रोणवीर कोहली थे, वो भी हमारे कुलीग थे। फिर एक ज़माने में तो उर्दू के भी बड़े नामी लेखक, उनका नाम क्या है, वो जो शायर क्या था, वो सागर निज़ामी थे हमारे कुलीग। और इस तरह से मतलब उर्दू में भी पत्रिका निकलती थी, तो एक बड़ा समुदाय था। तो उसमें मुझे लेने का मौका मिला। और धीरे धीरे, वैसे मैं असिस्टेंट एडिटर जब था तो मेरा वहाँ से तबादला हो गया। फिर मैं रेडियो में रहा, फिर मैं उसके बाद फिल्म डिवीज़न रहा, वहाँ भी मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का काम किया। फिर मैं वापस एडिटर हो गए 10 साल बाद। आजकल का एडिटर होने का मुझको सौभाग्य मिला या अवसर मिला। तब मैं सर, आपके बारे में एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि आपने अपने लेखन के लिए रिटायरमेंट ले लिया। आप थोड़ा पहले आपने अवकाश ले लिया नौकरी से, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि समयांतर जैसी पत्रिका आप चलाते हैं, जिसका अपना एक वजूद है आज के जब कमर्शियल टाइम में, और समयांतर चला पाना आसान नहीं। तो ये ऐसा था कि मैंने जो रिटायरमेंट लिया वो इसलिए लिया कि मैं जो लिखूं अपनी इच्छानुसार सीधे लिख सकूं। आप क्योंकि जो मेरा रचनात्मक साहित्य है वो इतना पॉलिटिकल नहीं है। उसमें मैंने सामान्यतः व्यक्ति, उसके जीवन और जो भी उसके द्वंद्व हो सकते हैं, एक निजी तरह की समस्याएं जो होती हैं, उन्हीं को लेने की कोशिश की है, परिवार और ये सारे उनके अंतर संबंधों को। पर मैं असल में मेरी लगातार, मैं लेखक होने के साथ साथ मेरी इच्छा लगातार ये रही कि मैं जो समाज है उसमें सीधा किस तरह से हस्तक्षेप, ये जो इच्छा थी, इसके चलते मैंने ये पत्रिका मतलब निकालनी शुरू करी। और इसलिए मैंने रिटायरमेंट लिया। वो कि मैं चाहता था कि मैंने शुरुआत लिखना शुरू भी किया था, लेकिन साल भर बाद ही वो, क्योंकि मेरे दिमाग में वो लगातार था, बल्कि इमरजेंसी के दौरान हम उसको निकाल भी चुके थे बुक फॉर्म में। तो फिर मैंने फिर वो निकाली। तो उसमें मेरी पत्नी का भी सहयोग था, क्योंकि वो घर का काम, घर का खर्चा देख सकती थी। तो इसलिए मैंने रिटायरमेंट लिया। क्योंकि जब मैंने रिटायरमेंट लिया तब तो पेंशन वेंशन नहीं के बराबर थी। जी। जैसे मुझे उन दोनों काट कूट के 4-1 हज़ार रुपये मिलते। जी। जो आपकी समयांतर पत्रिका है, कुछ साल पहले जब मैं एक संस्थान में नौकरी कर रहा था, तो वहाँ पावर प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना था। तो मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं को खंगाला, बहुत सारी अखबार वगैरह जब मैं देख रहा था, तो आपकी पत्रिका में पूरा पावर प्रोजेक्ट पे दिया हुआ था कि किस राज्य की कितनी पावर प्रोजेक्ट की क्षमता है। उस पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी होता है। देखिए, असल में क्या हुआ कि जैसा कि मैंने कहा, पढ़ने वाले की मेरी रुचि थी। जो मैं जब पब्लिकेशन डिवीज़न में था तो हमसे पहले वहाँ
इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग रहे, जैसे भवानी सेन गुप्त रहे वहाँ एक इनिशियली। भवानी सेन गुप्त को तो आप जानते हो, उपन्यासकार भी थे, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर थे, वो प्रोफेसर रहे JNU में वगैरह पॉलिटिकल साइंस के, वो हमारे साथी थे। उसके अलावा एक साहब थे के नायर जी। वो नायर साहब जो थे कृष्ण चैतन्य के नाम से वो लिखते थे और वो फिलोसोफर थे, उनकी फिलोसफी पे कई किताबें थी। उसके अलावा एक और साहब थे धमीजा, वो आर्ट क्रिटिक थे, वो मतलब ये डायरेक्टर थे और जो आप काम करते तो बताते थे ये इसमें ये आर्ट का कवर कैसे ऐसा क्यों है, वो कवर ऐसा क्यों है, ये आपने क्या किया। और ये जो अपने भवानी सेन गुप्त थे वो तो ये भी तक कंटेंट तक देखते थे हिंदी का, कहते थे ये तुमने क्यों करा, ये क्यों था, मतलब उनको जवाब देना पड़ता था बाकायदा। वो मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो एग्रेसिव हो लगातार, लेकिन उनकी रुचि रहती थी जो आपने छापा, फिर वो सुझाव भी देते थे कि भाई ये मेरे ख्याल से ये नहीं, ये होना चाहिए। मतलब इस तरह के लोगों के साथ आपने काम किया। दूसरी बात ये हुई कि वो जो लाइब्रेरी थी वहाँ वो इतनी अच्छी थी और इतनी समृद्ध थी कि शायद उसके बाद मैंने वैसी लाइब्रेरी नहीं देखी। मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम आपको बताता हूँ जो आपने सुने भी नहीं होंगे। जैसे वहाँ स्टूडियो इंटरनेशनल आता था एक पत्रिका जो आर्ट को यूरोप या कहीं से छपती थी, वो कलाओं पे होती थी उस ज़माने में। आ गया और क्या पेपर था। फिर एक फिल्म क्वार्टरली होती थी, फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू वहाँ आता था, बाद में वो बंद हो गया और हांगकॉन्ग से छपता था। और इकोनॉमिस्ट वहाँ मिलेगा, टाइम था, न्यूज़वीक था, लाइफ था, एक और पत्रिका थी जिसका नाम इबॉनी था। जब मुझे ये सब याद है इसलिए क्योंकि ये टिपिकल पत्रिका थी। वो पत्रिका जो थी वो अमेरिका के ब्लैक्स चलाते थे, वो कमर्शियल टाइप की थी, तो वो भी आती थी। मतलब ये सारी चीज़ें देखने का होना, ये तो ये थी। उसके अलावा उस ज़माने में जब कि नक्सलाइट मूवमेंट अपने चरम पर था, वहाँ फ्रंटियर आता था जो उनको निकालते थे, क्या नाम का नाम है भूल रहा हूँ, खैर। तो वो फ्रंटियर आता था वहाँ। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली पहली बार मैंने वहीं देखा। लेकिन इस तरह की पत्रिकाएं जो मैंने देखी वहाँ, और उसने मुझे एक तो मेरी आंखें खोली कि किस तरह से चीज़ों को का विश्लेषण हो सकता है, किस तरह चीज़ों को रखा जाना चाहिए। और साथ में ये समझ में आया कि हिंदी की दरिद्रता किस दर्जे की है। जी। तो मेरा प्रयत्न था, देखिए मैं आज जिस स्थिति में हूँ, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, इतना वो है, मैं जो आराम से रह सकता हूँ। और मैं ये पत्रिका निकालता हूँ इसलिए कि मुझे एक विज्ञापन भी नहीं मिलता, इसके बावजूद मैं पत्रिका निकालता हूँ। और सारे वो मेरे पाठक हैं और कई दफ़े पाठक मदद करते हैं, नहीं भी करते तो वो पत्रिका उसने निकलती। तो कहना ये चाहिए कि दो तरह का कमिटमेंट है। एक तो ये कि निजी, कि आपने एक समाज को ऐसी सामग्री देनी है जो उसके लिए लाभदायक है। हम एंटरटेनमेंट के लिए पत्रिका नहीं निकालते। हमारी लगातार कोशिश ये है कि उससे अपने समाज की, अपने दुनिया की समझ लोगों में बने। तो इसलिए तो वो एक तो ये होता आता रहता है, तो वो हमने करने की कोशिश की। साथ में जो हमारा दृष्टिकोण है वो हम खुले तौर पर कहें, ये हिम्मत भी होनी चाहिए। जी। अच्छा सर, आप अंग्रेजी साहित्य में पढ़े हैं और आपने जो मैगजीन में आप संपादक भी रहे, एक दो मैगजीन में, तो अंग्रेजी में भी रहे, हिंदी में भी रहे, लेकिन जो आप लेखन करते हैं वो हिंदी में करते हैं, जबकि आजकल अंग्रेजी का जो लेखन है काफ़ी कमर्शलाइज है, उसमें पैसा खूब मिल जाता है। और हिंदी के राइटर्स को पैसे के फाके आज भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे। देखिए वो आपकी जो बात सवाल है बिल्कुल सही है। ऐसा है कि मैं जिस पीढ़ी को बिलोंग करता हूँ, नहीं कहना चाहिए, जिस पीढ़ी के तत्काल बाद आया हूँ, उसमें कई लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी साहित्य में थे, मैं नहीं अकेला था। हरिवंश राय बच्चन ने YB येट्स पर उस समय कैम्ब्रिज से PhD की हुई थी। अब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ से येट्स पर करी। और आपको अब उन आदमी ने अंग्रेजी में करा और सारा लेखन हिंदी में उन्होंने किया। तब एक कमिटमेंट था कि हमने अपनी भाषा को समृद्ध करना है। मैं नहीं, रघुवीर साहब में अंग्रेजी में है, मैं क्या कहता है, अब ये अशोक वाजपेयी भी अंग्रेजी में है, उसके अलावा श्रीकांत वर्मा अंग्रेजी में है।
कई लोग थे, अकेला मैं ही नहीं था, मैं तो उनकी बात की पीढ़ी का हूँ। तो मैं इक्के दुक्के लोगों में से हूँ, बात के लोग घटते गए, क्योंकि जैसे जैसे अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा, लोगों ने अपनी भाषाएं छोड़नी शुरू करी, और पूरे के पूरे देश में जो असल में मेरा मानना ये भी है कि जो भारतीय समाज है वो लगातार चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आदमी सामान्य जन की भाषा ना हो। वो उसको उससे ज्ञान से भी अलग रखता है, और उसके माध्यम से उसको सत्ता से भी अलग रखता है। तो ये सारे कारण हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से, चूँकि मेरा कमिटमेंट निजी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक ऐसे समाज के लिए है जहाँ समानता हो। जी। सर, आज क्या हो रहा है कि जो नया लेखन हो रहा है वो अंग्रेजी में हो रहा है। आप जैसा भी लिखते हैं, आपको जो प्रकाशक हैं वो एक मोटी रकम भी देते हैं, क्योंकि एक ज़माने में जब शिवानी जी को लोग पढ़ते थे तो वो रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें होती थी। आज क्या हो रहा है कि वैसे ही बुकलेट, छोटी छोटी बुकलेट अंग्रेजी में मिलती है, और बहुत बड़ा पाठक वर्ग जो ट्रेन से जाता है या फ्लाइट से जाता है वो उन छोटी छोटी किताबें लेता है, और प्रकाशक उनको अच्छा पैसा दे देते हैं। देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं ना, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा होता तो मैं नौकरी अपनी 10 साल नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो पैसा महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि कमिटमेंट का सवाल है। भाषा, आप समाज के प्रति, अपने भाषा के प्रति जो आज हो रहा है वो भूलते इसलिए नहीं हो रहा है कि उनका उससे कम है। उनको पता है कि ये माध्यम है, इसी से हमको नौकरी मिलेगी, इसी से हमको फलाना होगा। ये हर आदमी आज जो अंग्रेजी जो उपन्यास वगैरह लिखे जा रहे हैं भारतीय पृष्ठभूमि में, जब तक हम थे तब भारतीय पृष्ठभूमि में उपन्यास लिखने वाले रचनात्मक 2-3 लोग थे हार्डली। जैसे उनमें से एक मुल्कराज आनंद थे, जिसको शुरू के लोग माने जाते थे जिन्होंने उपन्यास अंग्रेजी में लिखा जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मसला ये है कि आपका कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट क्या है। और मैंने जैसे कि कहा, अब एक्चुअली पूरा समाज अब ये कर रहा, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा, वो यूरोप में पढ़ रहा जी। इस साल जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट भारत से गए हैं जी। तो बेसिकली वही है कि हमको सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, ऊपर के तबके मिलेंगे, और वो करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। आप वो देख रहे हैं वर्चस्व, हिंदी का वर्चस्व, अंग्रेजी का वर्चस्व पिछले 20 साल में भयानक बढ़ गया है, और वो लगातार बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। उसका कारण है ये अचानक नहीं है, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है वो लगातार इस चक्कर में है कि वो एक ऐसी भाषा फिर बना ले, जैसे संस्कृत भारत हिंदुओं ने बनाई ना, भारतीयों ने एक ऐसी भाषा बना ली जो आम आदमी समझ ही नहीं सकता, जिसको बोलने ही नहीं देते। बिल्कुल कृत्रिम भाषा है वो, पर बनाई गई है और उसको बोल रहे हैं लोग। तो यही कारण है कि यहाँ चाहते हैं कि अंग्रेजी बनी रहे, जैसे कि सामान्य लोग आ ना पाए, या आए तो उनको अंग्रेजी में महारत हासिल करना। अब हमारे यहाँ देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ आसपास आपने देखा होगा, वो बच्चे पैदा बाद में हो रहे हैं अंग्रेजी में बोल रहे हैं। सारे उनके बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके बच्चे थे वो किसी जमाने मिडिल क्लास के, तो सारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही अंग्रेजी बोल रहे हैं, सारे कर चुके भारतीय भाषाओं। तो ये इसका संबंध मूल तो उससे नहीं है कि सब लाभ ही के लिए हो रहा, वो और भी बहुत सारे कारण हैं। वो बिक रहा है, वो बिकेगा। अब आप पर अंततः अगर आपने अपनी बात कहनी है तो वो उसके लिए जो स्थानीय भाषा हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन, आप अपनी बात ही नहीं कह सकते। किसान है, मजदूर है, सड़क का आदमी है, वो कैसे समझेगा। तो जो बीजेपी का जो सफलता है वो बोलते हैं, इसलिए जो आम भाषा वो कर रहे हैं, या जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं अंग्रेजी में बोलते हैं, आम लोगों से तो हिंदी में बोलते हैं ना, वो या वहाँ की भाषा में बोलते हैं जहाँ वो कर रहे हैं, उनको मोबिलाइज़ करना। ये तो एलीट है जो ताकतवर है, और वो ख़ास तरह से कंसंट्रेटेड है, वो अंग्रेजी बोलता है। सर, आप फिल्म डिवीज़न में भी रहे, तो आजकल आप नए सीरियल OTT पे देखते होंगे, तो भाषाई स्तर लगातार गिर रहा है। देखिए, ईमानदारी की बात यह है, मैं वो देखता ही नहीं OTT पे, और मैं आजकल और फिल्में भी नहीं देखता जी। मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं सिर्फ समाचार देखता हूँ सामान्यतः, मैं कोई सीरियल भी नहीं देखता। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि वो नई भाषा है। हाँ, भाषा तो देखिए, हर बार भाषा तो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवॉल्व करती है, उसका विकास होता है, नई बनती जाती है। और नई चूँकि ज्ञान में जो जैसे जैसे ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे भाषा बनती है। माने विज्ञान आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ें हो रही हैं, तो भाषा का विस्तार तो लगातार हो रहा है। एक तो ये हो रहा है। दूसरी बात है, जब आपको चुनौती आपके सामने है तो आप तो कम्युनिकेटर हैं खुद,
तो हमको उनके साथ एक भाषा ईजाद करनी पड़ती है, और वो ईजाद हो रही है, वो कर रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए वो लिख रहे हैं। उसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, ये यही कहना चाहते हैं ना, वो मिक्स्ड भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मिक्स भाषा का साथ साथ गाली गलौज भी है उसमें। हाँ, वो तो उपन्यास संभवतः ये जो यूरोपीय परंपरा है और वो है, उसका नकल भी है, गाली गलौज भी है, वो सब कुछ हो रहा है। उन लोगों के यहाँ इतनी इनहिबिशंस नहीं है वो शब्दों के मामले। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल वगैरह हम सामान्यतः हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कई लेखकों ने किए हैं जो कई उनके उपन्यासों में, और उसमें आप देख सकते हो गाली गुप्तार लगातार है, लेकिन वो बड़े यथार्थवादी उपन्यास हैं। जी जी सर, आप इतने बड़े प्रतिष्ठित लेखक हैं और कुछ गिने चुने जो बड़े लेखक हैं उनमें आपका नाम है। आपका जो लेखन का क्षेत्र रहा वो कभी उस तरह से उत्तराखंड नहीं रहा जैसे कि बाकी लोगों ने उत्तराखंड को बिल्कुल अपना एक बना के रखा। शैलेश मटियानी जी ने या फिर उनके बाद कई लेखकों ने बिल्कुल उसी को अपना बेस बनाया या उनकी भाषा को अंदर डालने की कोशिश की। देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहे जी, जहाँ आप बड़े हुए, आप उस हिसाब से रहेंगे, लेकिन आप ये ज़रूरी नहीं है कि उसे लोग ना, आप मुझसे पहले के कई लोगों को लिखिए, जैसे उदाहरण इलाचंद जोशी को ले लीजिए, उनमें क्या कहाँ है, सन्यासी या जहाज का पंछी या जो भी है। उसके अलावा आप गोविंद बल्लभ पंत को ले लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत वो नहीं, दूसरे गोविंद पंत लेखक है, उनको ले लीजिए, वो भी इधर उधर लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन क्या लिखेगा। देखिए, लिखना ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस क्षेत्र को पृष्ठभूमि बना रहे हैं। मूलतः जो लेखन है वो ये काम करता है कि जो व्यक्ति किसी समाज में रहता है वो किस तरह के द्वंद्वों से गुजरता है, क्या उसकी स्थिति है, किस तरह से उनको पार पाता है, किस तरह से अपने समाज को बदलता है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है, तो उत्तराखंड के लिए भी उतनी लागू होती है जितना तमिलनाडु के लिए होती है, ठीक है ना। तो मूल्य जो हैं वो सबके एक से हैं। तो साहित्य की जो वैश्विकता है वो इस बात में नहीं है कि वो कहाँ लिखा गया है, वो इस बात में या किस पृष्ठभूमि में लिखा गया है, इस बात में है कि वो कौन से मूल्य देता है जी, कैसे करिश्ते देता है। जैसे वॉर एंड पीस है, रूस में लिखा गया है, उस ज़माने में लिखा गया है, तो बड़प्पन उसका यही है। इस मतलब 50 इस तरह के लेखक हैं, शेक्सपियर को ले लेंगे। आजकल लेखकों के बीच में भी एक तरह का आलोचना कह लीजिए, गुटबाजी कह लीजिए, ये देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि भाई वो हमारे क्षेत्र पर फला लेखक बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, या मैं ही उसका ठेकेदार बना हूँ। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हो क्या रहा है कि एक तरह की क्या कहा जाए, संकुचन हो रहा है। संकुचन ये हो रहा है कि पत्रिकाओं का, हिंदी की पत्रिकाएं ख़त्म हो गई हैं। जैसे जब हम थे तो धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था। धर्मयुग जो था वो एक ज़माने में 4 लाख तक बिकता था, 1.5-2 लाख तो आराम से बिकता रहा। साप्ताहिक हिंदुस्तान लाख के आसपास था, और सिर्फ और पत्रिकाएं थी। आज वो सब पत्रिकाएं ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों के पास स्पेस नहीं है, वो लिख रहे हैं, इसलिए ये मारा मारी दिखाई देती है, इसलिए शिकायत दिखाई देती है कि मेरी चर्चा नहीं हो रही, मेरी चर्चा नहीं हो रही। पर ये कोई बहुत मायने रखने वाली बात नहीं है, ये होगा, आपस में कह सकते हैं, वो कहेंगे, उनकी शिकायत भी संभवतः सही है। दूसरी बात यह कि हर लेखक ये मानता है, चाहे मैं हूँ या आप हों या तीसरा हूँ, कि वो मुझे से बड़ा लेखक कोई नहीं है। ये करना, अगर अब आप ये मानेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर लगातार मुझ पर ध्यान। देखिए, मैंने लिखा है तो वो भभूति वाला मैंने वो सो क्या आप मुझे आज नहीं करेंगे, मैंने तो अगर मेरे लिखे हुए में दम होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे बहुत याद करेंगी। तो लेखन एक दिन के लिए तो होता नहीं है। और आज तक मैंने आज लिखा और आज मुझे हज़ारों लोग, लाखों लोग देखने लग पड़े, संभव नहीं है। और होगा वो तो, ये तो फिर बहुत ही पॉपुलर टाइप का कोई, अब हम वो तो लिख नहीं रहे ना, वो क्या नाम है वो जो वो जादू तोड़ने वाली महिला लिखती है अंग्रेजी, मैं भूल रहा। खैर, तो ये प्रॉब्लम है, समस्या तो ये वो आपको दिखाई देता, वो अभाव भी है, प्लस ये एक बेचैनी भी है कि आप लगातार जल्दी से जल्दी लेखक हो जाए। ये तो अब हमारे ज़माने में तो इस तरह का कुछ मामला था, हम धीरे धीरे चलते रहे जो होता। सर, आपने जितनी प्रतिष्ठा अभी लेखन में कमाई, ये मौजूदा स्थिति में अब उस तरह की प्रतिष्ठा लोग नहीं कमा पाते हैं, पैसा भले ही जुटा लेते हैं, तो उसकी भी क्या वजह होगी?
नई पीढ़ी ये प्रतिष्ठा के बजाय सोचते चलो पैसा मिल जाए, किसी भी प्रकाशन से छप जाए। लेकिन अब उस तरह का, जैसे आपके वक्त था, राजेंद्र यादव थे, कमलेश्वर जी थे, निर्मल वर्मा थे, ये सब लोग प्रतिष्ठा के लिए भी काम करते थे। देखिए, प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लेखन के प्रति कितने ईमानदार है, ये इस पर निर्भर करता है। आपके क्या है, मैंने बताया ना कि मुझे इससे, मेरी इस बात से कोई मेरी चिंता नहीं है कि आप मेरी किताब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मामला है। मैं किसी से कैसे कह सकता हूँ, मैंने आपसे पूछ के तो लेखन किया नहीं, आप मुझे नहीं पढ़ते तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरी रचना आप पढ़िए। नहीं, लेकिन आपकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। लोगों को पता चलता है कि पंकज मिश्र जी की आ रही है तो लोग उसे पढ़ते जरूर हैं, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं, लेकिन फैक्ट यह है कि आप मुझको पंकज मिश्र मान के ना चलिए, मुझे एक लेखक मान के चलिए। मेरा क्या अधिकार है मैं दूसरे से कहूँ कि मेरी लेखन तो पढ़। अगर मैं कुछ होगा तो वो पढ़ेगा, नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। कोई लेखक कोई करना था, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेखकों को ना पढ़ा जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि लेखकों में इतना धैर्य होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि लोग पढ़ेंगे। एक नया कल्चर भी आजकल सर हम देख रहे हैं, ये लास्ट सवाल है, वो ये कि जैसे किसी ने एक पुस्तक प्रकाशित हुई, एक बड़ा सा प्रोग्राम होता है, उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, फिर उसमें मीडिया भी इकट्ठा होता है और बड़े पैमाने पर उसको फिर और इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि ये लिखने वाला व्यक्ति बड़ा है। देखिए, ये सारी बातें पश्चिम से आई हैं जी। पश्चिम में पुस्तक जो है ना बड़ा व्यवसाय है और वहाँ किताब पढ़ने की बड़ी आदत है। सब कुछ के बावजूद मीडिया वहाँ आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब, रेडियो पहले वहाँ आया, टेलीविज़न वहाँ आया, फिल्म वहाँ आया, सब उन्होंने इन्वेंट किया, सब वहाँ से आ रहा है, सब कुछ है। इसके बावजूद उनके पढ़ने की आदत बरकरार है। वो किताबें बिकती हैं, उनको बेचती हैं, बड़ी कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, वो छापती हैं, वो करती हैं, वो प्रचार करती हैं, ये करती हैं, वो सारे हथकंडे मार्केटिंग के भी अपनाती हैं क्योंकि वो में होता है। तो वो जो तौर तरीके हैं लगभग यहाँ ये लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मामले में अगर मान लीजिए किताब अंततः एक उसको कहिए एक व्यावसायिक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है ना, एक उत्पाद है। अगर वो प्रस्तुत करने की कोशिश करते भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अंततः तो फैसला इसी बात पे होगा ना कि वो कैसा है प्रोडक्ट है। अगर वो आप कोई ठग को किसी को कर नहीं सकते कि बहुत बढ़िया वो दंत मंजन में बेच रहा हूँ, पता लगा उसमें आपको दांत उखाड़ दिए तो नतीजा क्या होगा, आज तो कल आप पकड़े जाएंगे। इसी तरह साहित्य के साथ है। तो मेरी सलाह, आप चूँकि मुझसे आखिरी सवाल कर रहे हैं, मैं भी आपको आखिरी बात ये कह रहा हूँ, मेरी सलाह लेखकों को ये है कि वो अपने लेखन पर ध्यान दें और धैर्य रखें, लगातार जो पढ़ें और नई किताबों को, मतलब अपने से पहले के लेखकों को देखें, समकालीन अच्छे लेखकों को देखें और उनसे भी सीखें और कोशिश लगातार करें। ये है, धैर्य जरूर रखें, कोई नई बातें हैं, चिंता ना करिए, नहीं होगा तो भी अगर आपने लिखा होगा तो पढ़ेंगे लोग। कोई बहुभूति वाली बात, जो पृथ्वी अनंत है और काल अनंत है, लोग है कि तुम्हारे मेरे और तुम्हारे साथ ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये धैर्य। थैंक यू सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।